हाय, वेलकम टू सिटी लॉजिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद इसरार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिग एम मेथड। बिग एम मेथड सेम ही है जैसे आपके पास सिंप्लेक्स मेथड है, बस इसमें एक जो चीज़ आपके पास नहीं आ जाती है वो आती है आपके पास आर्टिफिशियल वेरिएबल की कहानी। आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या होता है? आर्टिफिशियल वेरिएबल आपके पास एक वैल्यू है जो कि आप एज अ प्लेंटी अपनी किसी भी इक्वेशन में इंट्रोड्यूस करते हैं। प्लेंटी कैसे इंट्रोड्यूस की जाती है? वो इंट्रोड्यूस की जाती है अगर कोई भी आपके पास कंस्ट्रेंट जो है उसमें ग्रेटर देन का साइन मौजूद है या वो इक्वल्स टू का साइन है उसमें खाली, तो आप वहाँ पे प्लेंटी लगा देते हैं। सही है। अगर किसी इक्वेशन में लेस देन का साइन है तो वो ठीक है, उसमें आप प्लेंटी नहीं लगाते, लेकिन प्लेंटी आप लगाते हैं अगर ग्रेटर देन का साइन हो या इक्वल्स टू का साइन हो। सही हो गया। और बाकी तो वही वाली कहानी थी। आपको याद होगा कि इस इक्वेशन को सिंप्लेक्स मेथड में हम क्या करते थे, इसको नॉर्मली छोड़ देते थे। सही है ना, इसमें स्लैक ऐड होता है ना सरप्लस होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी इक्वल्स में है। लेकिन इसमें यहाँ पे प्लेंटी ऐड हो रही है बिग एम मेथड में। और दूसरा काम ग्रेटर देन के साथ वही सरप्लस हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया क्योंकि ग्रेटर का साइन है, और साथ हमने क्या की, प्लेंटी लगा दी +R2 की। और ये लेस देन था तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया, स्लैक वेरिएबल डाला, हमने कोई प्लेंटी नहीं लगाई। तो ये होता है बिग एम मेथड में कन्वर्जन करना। अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन है उसको बोला गया है बिग एम में ये कैसे आपके पास इक्विवेलेंट होगी, इसी नॉन इक्वलिटी से इक्वलिटी की फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो नॉन इक्वलिटी से आप इस तरह इक्वलिटी में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे x, जैसे यहाँ पे x1 और x2 ग्रेटर देन 0 ये इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट्स थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 x2 s1 s2 r1 r2 ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, 0 से ग्रेटर या 0 के इक्वल हो सकते हैं। अब मिनिमाइजेशन आपके पास जैसे यहाँ पे थी z इज इक्वल टू 4 of x1 प्लस x2, तो ये क्या बन जाएगी, z इज इक्वल टू 4 of x1 प्लस x2, ये प्लस ही है, माइनस यहाँ पे शायद आपको नज़र आ रहा हो लेकिन ये प्लस है। और वो हल्का सा शायद लिखा गया है, पेंसिल वगैरह ख़त्म हो गई थी मे बी। फिर प्लस OS1 प्लस OS2 प्लस MR1 प्लस MR2। अब ये M क्या होता है, ये जो आपने यहाँ पे प्लेंटी लगाई थी ना, इसके साथ यहाँ पे M की एक वैल्यू है। और M की वैल्यू आप कैसे से वो डिफ़ाइन करते हैं, आप यहाँ पे अपने देखें वैल्यूज़ जो भी आपके कंस्ट्रेंट्स हैं या आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। सबसे बड़ी वैल्यू वैसे यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो कोएफिशिएंट्स हैं 3 और 4 ही है, ठीक है। या अगर 6 भी ले लेते हैं कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 और 4 मैक्सिमम यही वैल्यूज़ हैं। तो आप इनसे एक बड़ी वैल्यू ले लें, मैं 10 ले लूँ अगर इसके लिए, m इज़ इक्वल टू 10, मतलब 10 of R1, जैसे ये 0 of S2 था तो यहाँ पे कोई m की वैल्यू होना चाहिए, मतलब ये कोई वैल्यू में ले रहा हूँ, बड़ी वैल्यू। तो लेट्स सपोज मैं उसको 100 पुट कर लेता हूँ, ठीक है। m इज़ इक्वल टू 100। बहुत सी बुक्स में ऐसा किया हुआ है कि उन्होंने m की वैल्यू नहीं ली और उन्होंने ऐसे ही सॉल्व कर दिया, m को m ही रख के। लेकिन अगर आप इसको किसी वैल्यू के इक्वल पुट कर देंगे तो इसको सॉल्व करना और जो आपके पास कैलकुलेशंस में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी आ जाएगी। सही। अब ये सिंप्लेक्स मेथड और इसमें डिफरेंस बताया हुआ है कि वहाँ पे है अगर आपके पास लेस देन का साइन हो तो आप सिर्फ क्या करते हैं, अपने पास स्लैक वेरिएबल ले आते हैं, और ग्रेटर देन का हो तो सरप्लस वेरिएबल ले आते हैं, इक्वल हो तो कुछ भी नहीं करते। और यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, लेस देन हो तो स्लैक इंट्रोड्यूस करते हैं, ग्रेटर हो तो साथ एक प्लेंटी के साथ एक आर्टिफिशियल वेरिएबल भी लगाते हैं। सही है, ग्रेटर में, और इक्वल हो तो तभी आप एक प्लेंटी लगाते ही लगाते हैं। बाकी वही काम हो रहे थे जैसे मैंने अभी ऊपर बता दिया आपको। अब मैंने उससे टेबल बनाया, जैसे टेबल बनाना मैंने सिंप्लेक्स मेथड में सिखाया था लेक्चर नंबर 2 में। टेबल मैंने बना लिया, ठीक हो गया। टेबल बनाने के बाद मेरे पास फंक्शन क्या मुझे कह रहा है, फंक्शन मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलता है कि आपने क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है। लास्ट टाइम हमने मैक्सिमाइजेशन वाला क्वेश्चन किया था लेक्चर 2 में, यहाँ पे सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, मिनिमाइजेशन वाला काम कर रहे हैं, और प्लेंटी हमने साथ इंट्रोड्यूस करवा लिया। याद होगा लेक्चर 2 में मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी
कि हम देखते हैं क्या हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स जो है ना वो बेसिक हैं भी या नहीं। अगर वो बेसिक हों तब हम पहले वाले जो इटरेशन है उससे आगे मूव करते हैं। उससे पहले एक और सवाल ये भी पैदा होता है कि ये हमने यहाँ पे R1 और R2 को ही बेसिक क्यों लिया, क्योंकि मैंने बताया था कि हमने एज अ प्लेंटीन को इंट्रोड्यूस करवाया है यहाँ पे, ठीक है ना। हम ये सपोज कर रहे हैं कि ये जो S1 है यहाँ पे, ये S1 है, ये बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू है इसके मुकाबले में, R2 के मुकाबले में, ठीक है। ये अगर ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर इनके साथ ये ऐड करेंगे तो 6 आ ही जाएगा। लेट्स सपोज इसको S1 इज इक्वल टू 0 कर लो, इतनी छोटी वैल्यू है ये। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक प्लेंटी लगाई थी और यहाँ पे भी एक प्लेंटी। तो अब हमारे पास एक बेसिक वेरिएबल इसमें हमारे पास ये हो गया, इस इक्वेशन में बेसिक ये हो गया, और इस इक्वेशन में तो बेसिक S2 ही था, ठीक है। क्योंकि ये लेस देन थी तो यहाँ पे हमने प्लेंटी नहीं लगाई थी। ये भी सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे यही कंसिडर की जाएगी ओरिजिन पे, और ओरिजिन पे सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे प्लेंटी के तौर पे ये की जाएगी, और यहाँ पे प्लेंटी लगाई थी, और ये भी सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू या बेसिक वैल्यू कंसिडर की जाएगी। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, Z R1 R2 और S2 ये मेरे पास बेसिक है। बाकी वही सेम टेबल बनाया कि शुरू में नॉर्मल वेरिएबल्स हैं, फिर आपके स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स हैं, और फिर यहाँ पे प्लेंटी वेरिएबल्स हैं। ये एक नई चीज़ थी यहाँ पे। अब हमने SR1 को देखना है, क्या ये मेरे पास बेसिक वेरिएबल है। मैं इसके ये सामने आता हूँ, यहाँ पे ये 1 है, इसके ऊपर 0 नहीं है, तो मुझे इसे ज़ीरो करना होगा, इससे पहले बेसिक बनाना होगा, तभी मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ इस टेबल को, आगे मैं इसको चला सकता हूँ, इसके ऊपर ऑपरेशन कर सकता हूँ। इसी तरह R2 भी मेरे पास बेसिक नहीं है, इसे भी मुझे बेसिक बनाना पड़ेगा। S2 को मैं देखता हूँ तो S2 चलो ये एक बेसिक है मेरे पास, सही हो गया। अब इसे बेसिक बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लाइन से R1 से मैं +100 करना पड़ेगा, और R2 में भी +100 करना पड़ेगा। और किसको मैं प्लस करूँगा, R1 और R2 को 100 टाइम। अगर मैं R1 को 100 टाइम इसमें ऐड करूँ, वैसे नॉर्मल आप कोई भी नंबर इसमें ऐड नहीं कर सकते, आपको आपस में रोज़ को ही ऐड करना होता है, सही है। हाँ, अगर आपने किसी को डिवाइड करना है बेसिक बनाने के लिए नंबर को, जब आप किसी को इंटर करवाएं या एग्जिट करवाएं, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप उस लाइन को किसी एक नंबर के साथ डिवाइड कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप खुद से किसी भी नंबर के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते किसी रो या किसी कॉलम में। फिर यहाँ से मुझे इसे और इसे ज़ीरो बनाना है, तो इसे और इसे ज़ीरो बनाने का मेरे पास क्या बनेगा फार्मूला, 100 of R1 + R2, मतलब R1 100 इसको सब्ट्रैक्ट करेगा, और R2 100 इसको ज़ीरो करेगा, 100 -100 से ज़ीरो पे लेके जाएगा। तो मैं यही कह रहा हूँ, Z इज इक्वल टू Z प्लस 100 × R1 R2। जब मैंने ये किया, R1 और R2 को 100 टाइम ऐड करके इससे Z में ऐड किया, तो मेरे पास R1 और R2 के आगे 0 आ गए। अब मेरे पास R1 मेरे पास बेसिक है, R2 भी मेरे पास बेसिक है, और S2 भी मेरे पास बेसिक है। अब ये बेसिक हो गए तीनों। अब जब ये बेसिक हूँ तो अब हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं जो हम चाहें। अब सबसे पहले देखो, मिनिमाइजेशन करनी थी, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इनमें, सबसे बड़ी वैल्यू है, सोल्यूशन को छोड़ दें, सोल्यूशन से पीछे पीछे, ऐसे सबसे बड़ी वैल्यू है 696। जेड वाली वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है और इसे 1 पे ही रहने दिया जाता है। 696 सबसे बड़ी वैल्यू है, तो हमें इसे क्या करना है, मिनिमाइजेशन है ना, तो सबसे बड़ी वैल्यू मैंने कहा था लेंगे, लास्ट क्वेश्चन में याद होगा आपको। तो इससे सबसे बड़ी वैल्यू का हमने ले लिया। अब इस बड़ी वैल्यू को लिया और फिर इसके अकॉर्डिंग हमने इस कॉलम के अकॉर्डिंग इस कॉलम को हमने क्या किया, डिवाइड किया। 3 / 3 इज इक्वल टू 1, 6 / 4 इज इक्वल टू 3/2 में इनके 1.5, और फिर 4 / 1 इज इक्वल टू 4। सबसे कम रेशो किसकी आई थी, ये 1 आई है। इसी के अकॉर्डिंग मैंने इस रो को क्या कर लिया, एग्जिट करा दिया, और x1 मेरे पास क्या कर गया, यहाँ पे एंटर किया, R1 ने मेरे पास एग्जिट किया। अब इस की जगह मैं x1 लिखूंगा, और इस पूरी की पूरी रो को मैं क्या करूँगा, 3 से डिवाइड करूँगा। वही x1 लिखा और पूरी की पूरी रो को मैंने 3 से डिवाइड किया। अब x1 मेरे पास क्या बन गया, बेसिक बन गया। सॉरी, गला खराब है। और अब मैं देखूंगा, अब मेरे पास बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है R2 तक, 167। तो 167 x2 के नीचे आ रही है, x2 मेरे पास इंटर करेगा अब,
और इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको डिवाइड करना है और मेरे पास ये रेशो आ जाएगी जब, तो मैं देखूँगा 1.2 मेरे पास सबसे छोटी रेशो थी, और R2 इसके अकॉर्डिंग मेरे पास एग्जिट कर जाएगा। R2 एग्जिट कर जाएगा तो मुझे इसको 3/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। जब 1 बनाया तो इसके ऊपर और इसके नीचे मैंने वैल्यूज़ को ज़ीरो किया बेसिक बनाने के लिए। मैंने इसे बेसिक बना लिया जब, और अब मैं दोबारा से देखूंगा कि क्या मेरे पास सारी नेगेटिव हुई, नहीं हुई। तो अभी फिर से मैं देखूंगा सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। सबसे बड़ी वैल्यू है 1/5। 1/5 को मैंने इसके अकॉर्डिंग मैंने S1 को एंटर किया और फिर मेरे पास 3 आया और 1 आया। ये तो इग्नोर होगी वैल्यू, 1 सबसे छोटी रेशो थी, इसके अकॉर्डिंग मैंने S2 को एग्जिट करवा दिया। जब मैंने उसको एग्जिट करवाया तो S2 की जगह मेरे पास S1 आ गया और यहाँ पे मेरे पास 1 है। और इसी के अकॉर्डिंग मैंने ऊपर ऑपरेशंस किए, परफॉर्म किए बेसिक बनाने के लिए, और बाकी सब ऊपर वाली वैल्यूज़ को रोज़ को इसके अकॉर्डिंग ऊपर ज़ीरो कर दिया। जब मैंने इसको ज़ीरो कर दिया तो मेरे पास जी ने मुझे क्या आंसर रिटर्न किया, 17/5। x1 पे मेरे पास क्या आया, 2/5। x2 पे क्या आया मेरे पास, 9/5। s1 पे मेरे पास क्या आया, 1 आया। और यही मेरे पास मेरा आंसर है, सोल्यूशन है। यहाँ पे हमारा ये वाला लेक्चर भी ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।